इंडिया ब्लॉक जिस जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद करता है, कांग्रेस जब अपने शासित प्रदेशों में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती सालों सालों तक, तो वो झंडा बुलंद करना पॉलिटिकल गिमिक भी लगता है क्या? जरूर पॉलिटिकल गिमिक जरूर लगता है। जो लोग जो बात कहते हैं और उनके बात में अगर व्यवहार में वो नहीं दिखता है तो किसी को भी लगेगा, और यही पूरे देश को लगता है। जो आपने सवाल खड़ा किया कि इस देश में जातिगत जनगणना 1931 में हुई, और जो साथी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि सिर्फ जातिगत जनगणना ही आधार है क्या वंचितों और पिछड़ों के उत्थान का, हाँ साहब आधार है। चूंकि मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए इस देश में। मंडल कमीशन के रिपोर्ट में यह कहा गया था कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है कि जब तक आप वंचित और शोषित तबके की संख्या नहीं जानेंगे, तब तक उसके सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधन चाहिए उसका प्रबंध आप कैसे करेंगे। बड़ा तरीके से और बड़ी बौद्धिकता से साथी ने पूछा कि आपकी जाति पूछी जाती है क्या? हाँ साथी, पूछी जाती है। क्यों नहीं पूछी जाती है? इस देश में आंकड़े हैं, इस देश में आंकड़े हैं। आपको मैं बता रहा हूं, क्रेडिट स्विस का एक रिपोर्ट है कि पहले इस देश में 1% 2010 तक 1% लोगों के पास 58% संपत्ति थी। आज वो बढ़ करके 65% हो गई है। वो कौन लोग हैं 1%? आप बताइए। अगर जाति ही आधार ना होता तो इस देश के संवैधानिक पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ ने जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, गरिमा आप तो जानती हैं, तुरंत वो व्यवहार में नहीं आ गई। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ, इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का कोई अगर आधार है तो आधार जाति है। इसलिए उस जाति की गणना किए बगैर बहुत हद तक ये संभव नहीं है, जिस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस देश की सदन से लेकर सड़क तक उठाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस मंडल कमीशन की आप बात कर रहे हैं मनोज, 78 में बना, मोरारजी देसाई ने बनाया। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, 78 में कमीशन बना, रिपोर्ट आ गई 2 साल बाद। उसके बाद किसने सत्ता चलाई ये बताएं? 80 से 84 तक कौन था? नहीं, 84 के बाद 89 तक कौन था? नहीं, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत में था कि नहीं था कांग्रेस की सरकार थी कि नहीं थी? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस इस जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भाग सकती है। जब हमारे श्रद्धेय नेताजी शरद बाबू और लालू प्रसाद यादव और भी रामविलास पासवान जी ने जब 2011 में जातिगत जनगणना हुई तो उसको हमारे नेताओं ने लगातार ये बात कही कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े को जाहिर करिए। और जो आंकड़े हैं वो कहीं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने जाहिर नहीं करा। और आप भी ये जानती हैं, ये देश जानता है, आपके पैनल में जितने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं सब जानते हैं। हो सकता है जो साथी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनका ज्ञानवर्धन हो रहा है वो नहीं जानते हैं कि जातिगत जनगणना संविधान का, यूनियन लिस्ट का, वो केंद्र सरकार का विषय है। वो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है। लेकिन जब 99 से पहले भी जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे तब भी जातिगत जनगणना की बात हुई थी। लेकिन 99 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं तो उन्होंने बहुत करीने से ये सदन में ये लाया है कि नहीं, इस देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी, और उस पर 25 जून 2018 का प्रभात झा का लेख है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में जातिगत जनगणना के पक्ष में है तो सर्वप्रथम इस देश के न्यायालयों में, इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में हम लोगों के पास, गरिमा, रोज ऐसी रिपोर्ट आती है, हमारे कार्यालय आती है रोज ऐसी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कि इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारी हालात क्या है, न्यायालयों में हमारी हालात क्या है। और जो सरकार अगर पब्लिक सेक्टर के कंपनियों को लगातार अगर निजीकरण अगर उनको बेच रही है तो निश्चित रूप से कंपनियां ही नहीं बेच रही बल्कि दलितों, पिछड़ों और बहुजनों का वो हक बेच रही है, जिसके तहत उन्हें आरक्षण मिल जाता और वो अपना जीविका जी लेते। अटल बिहारी वाजपेयी का तो जिक्र कर दिया, लेकिन ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक भारत में 1971 में 31 में जातिगत जनगणना हुई, आंकड़े पब्लिश हुए। आजादी के बाद 47 के बाद 51 में होनी थी। 51 में किसने रोकी? कांग्रेस ने रोकी ना। तो ये गोल पोस्ट चेंज करना, पॉलिटिकल ट्विकिंग, ये जातिगत जनगणना के नाम पर पिछड़ों के, मुझे 20 सेकंड समय दीजिए। मुझे ये भी मजाक है ना मनोज?
एक सेकंड महेश देखिए, चव्हाण, गरिमा आप हाँ बस 10 सेकंड चलिए। जो आपने सवाल किया उसके बरक्स हमेशा समाजवादी लोग हमेशा इस पक्ष में रहे। हमारे नेता ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जातिगत जनगणना के विमर्श को, मुझे खुशी है और देश के बहुजनों को खुशी है कि उन्होंने उसको विस्तारित किया। उन्होंने लोहिया का वो कोट भी बोला। लोहिया तो 67 से पहले भी इस देश के सदन में एक ही बार दुर्भाग्य से जा पाए, लेकिन उन्होंने इस देश के सदन में कहा कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। उन्होंने उसी को आधार बताया जो आपने बताया कि 1931 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर। और अब अगर 10% आरक्षण आप इस देश के 7-8% तबके को दे दिए हैं, तो वो जो एक रिपोर्ट थी कि आरक्षण का जो कैप है वो 50% ही रहेगा, अब तो उसको बढ़ना चाहिए ना। अब तो टूट गया इस देश के जो न्यायविद लोग हैं और जो पूरा देश है और पूरे देश के समूचे नागरिकों को आप एक समता का अवसर न दे करके, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिल गया, बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिला और बढ़कर हो गया 60%, यानी कि 50% की कैपिंग टूट गई। दरअसल इसका दूसरा पक्ष ये है कि वो जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला वो सवर्ण का आरक्षण जो 50% था उसी में से मिला, उसी में से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला। तो कैपिंग तो खैर नहीं टूटी, लेकिन महेश चव्हाण भी है। महेश जी, कांग्रेस आपके साथ बरसों बरस सत्ता में रही। नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है उसको। मैं आऊंगी मनोज, लौटकर आऊंगी। महेश चव्हाण,